हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोग पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हम लोग स्टार्ट किए थे एकदम बेसिक से हम लोग स्टार्ट कर रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और आज हम लोग उसको कंटिन्यू करते हुए आगे आएंगे। हम लोग कल बात किए थे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे डेवलप हुआ, कैसे कैसे ऑर्गेनिक का विस्तार हुआ, कैसे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लैब में प्रिपेयर किए। ठीक है, तो बहुत सारे इतने सारे चीज़ होने के बाद जब बहुत सारे नंबर्स में लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जब प्रिपेयर होने लगा तब उसके बाद देखा गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहने के लिए यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बोलने के लिए मिनिमम क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। ठीक है, तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे उसमें से पहले ये देखा गया कि सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन सा है। तो सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स था मीथेन, जिसमें सिर्फ एक सिंगल कार्बन है और 4 हाइड्रोजन्स है। ठीक है, तो उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा गया। तो इसमें ये क्राइटेरिया था और जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे उसमें ये चीज़ देखा गया कि कार्बन और हाइड्रोजन तो है लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारा चीज़ हो सकता है, बट मिनिमम क्राइटेरिया यहाँ पे आया निकल के कि ऑर्गेनिक कहने के लिए कार्बन और हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है कंपाउंड्स में। ठीक है, तब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का न्यू डिफिनीसन दिया गया और वो न्यू डिफिनीसन था कि द हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब कि ऐसा कंपाउंड्स जो कार्बन एंड हाइड्रोजन से ही बना हो वैसे कंपाउंड्स को हम लोग हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से न्यू डिफिनीसन में हम लोग मॉडर्न डिफिनीसन को बोलेंगे द हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स हैं। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन्स अभी बताया कि कार्बन एंड हाइड्रोजन से बना हुआ कंपाउंड्स एंड देयर डेरिवेटिव मतलब उससे डिराइव किया हुआ कंपाउंड्स। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन्स हम लोग का यहाँ पे जो टर्म आया है उसको हम लोग लिख सकते हैं हाइड्रोकार्बन्स the compounds of carbon and hydrogen only, ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग हाइड्रोकार्बन्स बोलेंगे। हाइड्रोकार्बन्स को आप थोड़ा बहुत पहले भी 10th क्लास में पढ़े होंगे कि हाइड्रोकार्बन कौन कौन सा होता है। तो हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते थे। इसमें आता है अल्केन, एल्कीन एंड अल्काइंस। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और बात करके आता है कि कहीं कहीं पे ये बोल दिया जाता है, थोड़ा सा आप इस पर ध्यान दीजिएगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग कार्बन का कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है, अगर ऐसे बोला जाए कि कंपाउंड्स ऑफ कार्बन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड तो ये थोड़ा उतना जस्टिफाई नहीं होगा, 100% सही नहीं हो पाएगा, कंप्लीट डिफिनीसन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आप देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अगर हम लोग सिर्फ कार्बन की कंपाउंड्स की बात करेंगे तो कार्बन का कुछ कंपाउंड्स ऐसा होता है जिसको हम लोग ऑर्गेनिक में नहीं रखते हैं। जैसे कार्बन का ऑक्साइड्स हो जाएगा, कार्बन का कार्बाइड्स हो जाएगा, ठीक है, कार्बोनेट्स हो जाएंगे, तो ये बाइकार्बोनेट्स हो जाएंगे। तो ये सब जो कंपाउंड्स है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि कार्बन, सिर्फ कार्बन का कंपाउंड अगर कहे जैसे CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट, ठीक है, बाइकार्बोनेट, ये सब, और कार्बाइड CaC2, ठीक है, तो ये कार्बाइड हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड्स, कार्बन डाइऑक्साइड्स, तो ये सब कंपाउंड्स को हम लोग ऑर्गेनिक में नहीं रखते हैं, जबकि इसमें सभी में कार्बन जरूर है बट हम लोग ऑर्गेनिक में नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक के लिए क्या होना चाहिए, कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ कंपाउंड होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग इसमें नहीं रखेंगे। तो नहीं रखेंगे तो क्या होगा, तो इस तरह से ये डिफिनीसन कहना कि सिर्फ कार्बन के कंपाउंड्स को हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे वो कंप्लीट डिफिनीसन नहीं होगा। तो कंप्लीट डिफिनीसन हम लोग यहाँ पे लिखे हैं द हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। क्योंकि डेरिवेटिव्स का मतलब यहाँ पे हो गया कि ऑर्गेनिक में कोई भी हम लोग को कंपाउंड अगर प्रिपेयर करना हो तो हम लोग हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट करके कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, बहुत इजी वे में हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो डिफिनीसन होगा हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, ये कंप्लीट डिफिनीसन कहा जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बात कर लिए कि अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस होता है। अभी बात आता है क्या, जब डेवलपमेंट से पहले उस समय की हम लोग बात कर रहे थे पिछले क्लास में, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड डेवलप हो रहा था, और अभी तक अगर देखा जाए तो अभी के सिचुएशंस में बहुत सारे लाखों ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर हो चुके हैं। जैसे अगर देखा जाए तो अप टू मोर देन 5 लाख टाइप्स का ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर हो चुका है। इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग जानते हैं, और एवरी ईयर मोर देन 10 to 15,000 new organic compounds are prepared
तो हम लोग यहाँ पे देखें कि हर साल 10 से 15,000 न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का प्रिपरेशन हो रहा है। तो आखिर ऐसा क्या रीज़न है, क्या कारण है कि सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड इतने सारे मिल रहे हैं, जबकि आप देखे होंगे पीरियोडिक टेबल में हम लोग 118 यानी कि 118 एलिमेंट्स के बारे में, 118 एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं, जबकि उसमें से सिर्फ कार्बन के कंपाउंड को अगर बोले तो इतना सारा कंपाउंड्स फॉर्म हो रहा है। जबकि कार्बन को निकालने के बाद, जैसे छोटा सा हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो इसमें आप देखिए, अगर पीरियोडिक टेबल का थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखें तो इस तरह का आपको पीरियोडिक टेबल दिखाई देता है। एक कंसेप्ट यहाँ पे बनेगा, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इस तरह का पीरियोडिक टेबल दिखाई देता है ऐसे, ठीक है। इसमें 2 ग्रुप होगा यहाँ पे, और ये होगा 6 ग्रुप होता है वहाँ पे, 1 2 3 4 5 6। ये होगा फर्स्ट ग्रुप, ये सेकेंड ग्रुप होता है, ये थर्ड होगा, ये ये वाला डी ब्लॉक होता है। यहाँ पे डी ब्लॉक में 10 ग्रुप होगा, और इसमें होगा तो 2 और 10, ये 12 हो जाएगा। यहाँ से स्टार्ट होगा 13 14 15 16 17 एंड 18 ग्रुप, ठीक है। तो कार्बन का हम लोग थोड़ा सा पोजीशन इसमें देखेंगे कि कार्बन का पोजीशन कहाँ पे है और क्या है। तो अभी आपको बात कर रहे थे, यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे हीलियम होगा, यहाँ पे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो अब यहाँ पे देखिए, इस तरह से अगर एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे तो बहुत सारे एलिमेंट्स, इसमें 118 एलिमेंट के बारे में हम लोग इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 इसमें पीरियड होता है, और 18 ग्रुप होगा, ठीक है। नीचे भी रहता है ऐसे बहुत सारा एलिमेंट, इसको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हम लोग बोलते हैं। पीरियोडिक टेबल में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। तो ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स होता है, ये पी ब्लॉक, और ये एस ब्लॉक होता है। तो इसमें मेन हम लोग को देखना क्या था कि इसमें मेन हम लोग को देखना है कि ये जो कार्बन्स हैं, ठीक है, सिर्फ कार्बन के कंपाउंड्स को अगर हम लोग देखें तो ये कार्बन के कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म होता है कार्बन का, जबकि ये सभी एलिमेंट्स जितना भी 118 यानी कि 118 एलिमेंट में से अगर कार्बन को निकाल दिया जाए तो ये सभी एलिमेंट्स आपस में, जैसे आपको पता है कि 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, और ये 26 अल्फ़ाबेट्स को में सभी अल्फ़ाबेट्स को एक दूसरे के साथ असेंबल करके बहुत सारे हम लोग लाखों करोड़ों वर्ड फॉर्म करते हैं, ठीक है। और वो सभी वर्ड को जब असेंबल करते हैं तो एक बड़ा सा डिक्शनरी फॉर्म होता है, ठीक है। सेम उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पे क्या करें, ये सभी जितने भी एलिमेंट्स हैं सब आपस में कंबाइंड करके अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, अलग अलग तरह के कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, और ये सभी कंपाउंड्स काफ़ी नंबर में होते हैं। जबकि उसमें बोला जाएगा कि कार्बन के कंपाउंड्स को अगर देखा जाए तो सिर्फ कार्बन के कंपाउंड्स इतने सारे यानी कि मोर देन 5 लाख कंपाउंड्स अभी हैं, ठीक है। और बाकी कार्बन को निकाल देने के बाद, ये अगर कार्बन को यहाँ से हटा दे, बाकी जो भी एलिमेंट्स बचते हैं ये सभी एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करके मात्र 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में कंपाउंड फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि इतने सारे एलिमेंट हो के भी इतने कम कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जबकि सिर्फ और सिर्फ कार्बन इतना सारा वास्ट नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म कर रहा है। तो इसका कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा, और वो रीज़न क्या हो सकता है तो उस रीज़न को हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग रीज़न पे आते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि रीज़न फॉर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम लोग देखें, तो रीज़न की इसका क्या रीज़न है कि इतना सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म होते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे ये रीज़न जो है वो कार्बन का अपना प्रॉपर्टीज़ है, और इसी प्रॉपर्टी के कारण कार्बन का जो भी कंपाउंड्स है यानी कि कार्बन इतने सारे अलग अलग यानी बहुत सारे नंबर्स ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। जिसमें पहला इसका जो मेन प्रॉपर्टी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे कैटेनेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एक्चुअली कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या होता है, कार्बन का अपना एक ऐसा प्रॉपर्टी है। तो पहले हम देखते हैं कि कैटेनेशन क्या होता है। कैटेनेशन को हम लोग बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, मतलब कि जिसमें सेम टाइप्स का एटम
आपस में कंबाइन करके एक बहुत ही लॉन्ग चेन फॉर्म करते हैं, उस वैसे प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, तो कार्बन में पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर हम लोग देखें, अभी जो हम लोग बात कर रहे थे, इस पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर देखते हैं तो पूरे पीरियोडिक टेबल में कार्बन का कैटेनेशन प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद सिलिकॉन का होता है। तो इसमें कार्बन का इस प्रॉपर्टी के कारण क्या होता है कि ये इतने सारे चेन फॉर्म करते हैं, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, साइक्लिक चेन, कहीं भी किसी भी चीज़ से और भी अलग अलग एलिमेंट्स के साथ ये अपना बॉन्डिंग बना लेते हैं। ठीक है, आसानी से कहीं से भी ये ब्रांचिंग हो सकता है, इसमें साइक्लिक फॉर्म हो सकता है। ये एक बॉन्ड, एक कार्बन दूसरे कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ सकते हैं, डबल बॉन्ड से जुड़ सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ सकते हैं। तो इतना सारा प्रॉपर्टी कार्बन के पास होता है। तो हम लोग इसमें एक लाइन को लिखते हैं, जैसे हम लोग लिखेंगे द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म चेन। इस कैटेनेशन प्रॉपर्टी को थोड़ा सा डिटेल में अगर हम लोग लिखें तो डिटेल में लिखेंगे तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट the tendency of an element to form the tendency of an element to form chains of identical atoms to form chains of identical atoms is called catenation. And this property is maximum maximum in carbon, as it can combine with other carbon atom by single, double और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो इसमें अब देखिए, इसमें हम लोग कहा जाता है कि द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म चेन्स ऑफ आइडेंटिकल एटम। ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि आइडेंटिकल एटम्स आपस में एक चेन फॉर्म करेगा। ठीक है, उसी प्रॉपर्टी को हम लोग कैटेनेशन प्रॉपर्टी बोलेंगे। और ये जो प्रॉपर्टी होता है वो कार्बन में सबसे ज़्यादा होता है, मैक्सिमम प्रॉपर्टी होता है, अभी जैसा कि अभी आपको बताया। और ये कार्बन क्या हो सकता है कि कार्बन इन कार्बन एज इट कैन कंबाइन विद अदर कार्बन एटम, यानी कि एक कार्बन दूसरे कार्बन एटम के साथ, ठीक है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ सकता है। अभी हम लोग एग्जांपल में देखेंगे, सिंगल बॉन्ड से जुड़ सकता है, डबल बॉन्ड से जुड़ सकता है एंड ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ सकता है। तो ये कार्बन तो कोवैलेंट बॉन्ड ही फॉर्म करता है, तो ये सिंगल बॉन्ड भी फॉर्म करता है, डबल भी कर सकता है, ट्रिपल भी करता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इसका एग्जाम्पल कि कैसे कैसे ये फॉर्म करता है एक दूसरे के साथ चेन। तो देखिए, अगर हम लोग कार्बन का स्ट्रेट चेन देखेंगे तो कार्बन का स्ट्रेट चेन में देखिए कार्बन किस तरह से एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ता है। आप ध्यान दीजिएगा, एक कार्बन टोटल 4 बॉन्ड्स फॉर्म करता है, क्योंकि कार्बन का टेट्रावैलेंसी होता है। ठीक है, तो कार्बन टेट्रावैलेंसी शो करता है, जिसके कारण यहाँ पे देखिए इस तरह से ये एक कार्बन दूसरे कार्बन से सिंगल, ये सब बॉन्ड है, ये बॉन्ड किसी से और दूसरे से भी जुड़ सकता है। तो ये सब सिंगल बॉन्ड से एक दूसरे से जुड़ते जाएंगे। ठीक है, साथ में ये एक डबल बॉन्ड से, ये हम लोग ओपन चेन लिख रहे हैं। ये है आपका कार्बन का ओपन चेन। ओपन चेन का मतलब कि इसमें रिंग नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्ट्रेट चेन है। तो ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ गया। एक कार्बन दूसरे कार्बन से इस तरह से डबल बॉन्ड से भी जुड़ सकता है। ठीक है, ऐसे कार्बन का चेन बन सकता है इस तरह से डबल बॉन्ड। और कार्बन एक कार्बन दूसरे कार्बन से ऐसे ट्रिपल बॉन्ड से भी जुड़ सकता है इस तरह से।
और बस यही सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि एक कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, उससे ज़्यादा बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता है। तो आप किसी भी कार्बन को आप देखना चाहें तो देखिए 1 2 3 4 ये 4 बॉन्ड फॉर्म किया, 1 2 3 4 ये भी 4, तो इस तरह से सभी इस तरह फॉर्म करेगा। और ये जो चेन है ये सब खुला हुआ चेन है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं ओपन चेन, ठीक है। और ये कार्बन साथ में क्या करता है, कहीं से भी ब्रांचिंग कर सकता है, यानी कि ओपन चेन में ही। और दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखें तो यहाँ पे देखिए कार्बन कहीं भी आप लिखिए, यहाँ भी कार्बन का ब्रांचिंग हो सकता है ऐसे, इधर हम लोग कार्बन को लिख रहे हैं ऐसे, यहाँ से भी ब्रांचिंग कर सकते हैं। तो ये कार्बन में बहुत बड़ा प्रॉपर्टी होता है कि ये कहीं से भी किसी भी कार्बन से ब्रांचिंग कर सकता है, ठीक है, इसका ब्रांच फॉर्मेशन हो सकता है। तो ये हो गया ओपन चेन का। अगर हम लोग क्लोज चेन की बात करें तो क्लोज चेन भी बनाता है कार्बन, जैसे रिंग का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो इसमें देखिएगा क्लोज चेन का एग्जांपल लिखते हैं कैटेनेशन में। क्लोज्ड चेन का मतलब होगा कि रिंग का फॉर्म करेगा, ठीक है। जैसे यहां पे देखिए एक ऐसे, इस तरह से ये 3 कार्बन का क्लोज चेन बन गया, ठीक है ना। 4 कार्बन का क्लोज चेन बन सकता है ऐसे, एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ के इस तरह से चेन फॉर्म करता है, क्लोज चेन बना सकता है, ठीक है ना। अब उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि दूसरा एक कार्बन दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इसमें भी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है चेन में भी। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे देखें, आगे ये सब का नेम क्या होगा, कैसे होगा, ये सब हम लोग आगे देखेंगे, अभी जस्ट बेसिक कंसेप्ट ही देख रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना है। अब यहाँ देखिए ये जैसे 5 है, अब अगर हम लोग चाहें तो इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि ये डबल बॉन्ड से भी जुड़ सकता है, इसको हम लोग डबल बॉन्ड से भी जोड़ सकते हैं। एक कार्बन दूसरे कार्बन से रिंग में भी ट्रिपल बॉन्ड से भी जुड़ सकता है, कोई इसमें कहीं भी कोई भी बॉन्ड बना सकते हैं, यानी कि ये कार्बन का अपना प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको अगर हटा दे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बन गया, ठीक है। टोटल बॉन्ड देखेंगे तो 1 2 3 4 हो जाएगा। तो ये एक कैटेनेशन प्रॉपर्टी था जो कि इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी था कार्बन का। दूसरा प्रॉपर्टीज क्या होता है कि इसमें सेकेंड प्रॉपर्टीज में हम लोग देखेंगे क्या कार्बन का प्रॉपर्टी, एक होता है टेंडेंसी टू कंबाइंड विथ अदर नॉन मेटल्स, ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टीज में। चलिए कैटेनेशन के बाद सेकेंड पॉइंट है हम लोग का टेंडेंसी टू फॉर्म, टेंडेंसी टू कंबाइन विथ, टेंडेंसी टू, चलिए तो इसमें हम लोग देख रहे थे टेंडेंसी टू कंबाइन विथ अदर नॉन मेटल्स। तो कार्बन के पास ये दूसरा जो प्रॉपर्टी है कि वो किसी भी दूसरे एटम, मेटल या नॉन मेटल्स कोई भी एटम से आसानी से कंबाइन कर सकता है, ठीक है। और जैसे अगर हम लोग देखें यहाँ पे कार्बन हैज एबिलिटी टू फॉर्म ए स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड विथ मेनी अदर एटम्स सच एज, ये हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, सल्फर के साथ भी कर सकता है, फॉस्फोरस के साथ कर सकता है, ठीक है। कोई मेटल के साथ भी कर सकता है, ETC हम लोग लिख सकते हैं। तो ये कोई भी एलिमेंट के साथ आसानी से बॉन्डिंग बना सकता है। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी होगा। थर्ड प्रॉपर्टी है इसका आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो थर्ड में हम लोग देखेंगे आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म ये एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके कारण क्या होता है कि कार्बन, जिसके कारण क्या होगा कि कोई भी मॉलिक्यूल अगर हम लोग कार्बन का देखेंगे उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, लेकिन अगर स्ट्रक्चर अगर हम लोग बनाने चाहें तो उस मॉलिक्यूलर फार्मूला से बहुत सारे अलग अलग स्ट्रक्चर फॉर्म हो सकते हैं। जैसे एक सिंपल सा अगर हम लोग आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला बताते हैं कि मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं C5H12, ठीक है, ये पेंटेन का है, इसको हम लोग पेंटेन बोलते हैं। तो इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, इसको हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलेंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला में जस्ट क्या होता है कि जो भी हम लोग डिफरेंट टाइप्स का एटम्स लेते हैं उसका जो नंबर्स है वो कंप्लीट नंबर के साथ अगर लिखते हैं तो वो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाता है। दैट मीन्स कि इसका नाम है पेंटेन और इसको हम लोग बोलते हैं C5H12, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इससे 3 स्ट्रक्चर फॉर्म हो सकता है। इसको कार्बन और हाइड्रोजन को अरेंज करके स्ट्रक्चर बनाना है तो इसमें आप देखिए कि ये हो सकता है आपका CH3C, इस तरह से पहले ऐसे कर दीजिए 1 2 3 4 5 ऐसे हम लोग लिखते हैं। हाइड्रोजन अगर इसको ऐड करना चाहें कि हाइड्रोजन इसमें कितना है 12 है, तो एक कार्बन टोटल 4 बॉन्ड फॉर्म करता है, 1 2 3 4 1 2 3 4 सबको ये 4 बॉन्ड चाहिए, ठीक है।
तो यहाँ पे हम लोग 4 बॉन्ड कर दिए। अब हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दीजिए इस तरह से ऐसे, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल पेंटेन। ये हो जाएगा नॉर्मल पेंटेन। दूसरा, इसका हम लोग चाहे तो ब्रांचिंग कर सकते हैं, तो पहले हम लोग ऐसा करते हैं सी सी ऐसे, और एक ब्रांचिंग हम लोग नीचे कर दें। तो इसमें हाइड्रोजन अगर लगाना चाहें तो इसमें देखिए एक बॉन्ड कार्बन का हो चुका है, तो बाकी कितना बॉन्ड बनना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन एक सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ता है, तो कार्बन का बाकी जो बॉन्ड है वो हाइड्रोजन के साथ हम लोग दिखा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन एक बॉन्ड फॉर्म कर चुका है यहाँ पे, तो बाकी जो बॉन्ड होगा वो उसके साथ क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, जैसा कि इसमें ऑलरेडी देख चुके। तो इसको CH3 लिखेंगे। यहाँ पे देखिए कार्बन 1 2 3 बॉन्ड फॉर्म किया, तो इसके पास कितना हाइड्रोजन होना चाहिए, 1 हाइड्रोजन होना चाहिए। यहाँ पे कार्बन 2 बॉन्ड फॉर्म किया है, तो इसको CH2 लिखेंगे। यहाँ पे कार्बन एक ही बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो और इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन, ठीक है ना, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो इसको हम लोग बोलते हैं आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन। ठीक है, और एक और इसका स्ट्रक्चर दूसरा हम लोग बनाना चाहे तो ऐसे बना सकते हैं, इसमें ऐसे CH3 CH3 CH3, मतलब क्या हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं नियोपेंटेन, नियोपेंटेन। तो ये एक सिंपल हम लोग देख रहे थे कि आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि आइसो का मतलब होता है सेम और मेरोस का मतलब होता है पार्ट। दैट मीन्स कि एक ही मोलिकुलर फार्मूला से ड्राइव किया हुआ बहुत सारे अलग अलग स्ट्रक्चर्स आपस में आइसोमर्स कहलाते हैं, और इस फिनोमेना को आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो ये कार्बन के कंपाउंड्स में ये बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी होता है, जिसके कारण एक ही मोलिकुलर फार्मूला से बहुत सारा अलग अलग कंपाउंड्स रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसके कारण भी ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का लार्ज नंबर में होने का। ठीक है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा और एक इसका डिफिनीशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसमें एग्जांपल आइसोमेरिज्म का हम लोग तो इसमें आइसोमेरिज्म को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, द कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं इसको, ये एग्जाम्पल है आपका कि सेम मोलिकुलर फार्मूला से इतने सारे अलग अलग स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहे हैं, और आगे हम लोग इसको डिटेल पढ़ेंगे। ये तो बस अभी हम लोग जस्ट इसका इंट्रोडक्शन ही पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, तो इस तरह से ये आइसोमेरिज्म भी शो करता है। तो अभी कितना प्रॉपर्टी हुआ, कार्बन का लार्ज नंबर होने के लिए कौन कौन सा रीजन हुआ, तो पहला रीजन हुआ कैटेनेशन, दूसरा रीजन हुआ टेंडेंसी टू कंबाइंड विथ अदर नॉन मेटल्स, एंड थर्ड रीजन हुआ आइसोमेरिज्म। फोर्थ रीजन में हम लोग आएंगे, और वो फोर्थ रीजन है टेट्रावैलेंसी। चलिए, तो फोर्थ रीजन में ये है आपका टेट्रावैलेंसी। ठीक है, तो टेट्रावैलेंसी में क्या होगा कि इसको अगर हम लोग देखिए, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अभी हम लोग बात कर रहे थे पीरियोडिक टेबल में, यहाँ पे कार्बन था, और इसमें जो ग्रुप था इस तरह से ऐसे हम लोग वर्क कर रहे थे। हाइड्रोजन था यहाँ पे, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा टेट्रावैलेंसी को समझने के लिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझना होगा कि जैसे हम लोग इसका एग्जांपल अगर देखेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर 3, ये 4 होगा, ये 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखिए, ये सेकेंड पीरियड, ये फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट है, और ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। तो हम लोग इस कार्बन के टेट्रावैलेंसी को समझने के लिए जो भी सेकेंड पीरियड का एलिमेंट्स है उसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तब आपको बहुत इजी वे में समझ में आ जाएगा कि कार्बन क्यों ऐसा प्रॉपर्टी शो करता है। तो इसमें देखिए, इसमें लिथियम है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ठीक है, तो यहाँ पे समझना है आपको, नियॉन तो इनर्ट गैस है, इसको कंबाइन नहीं करेगा। चलिए, इसका एटॉमिक नंबर अगर हम लोग देखें तो एटॉमिक नंबर इसका 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 7 8 9। कन्फिग्रेशन अगर देखना चाहें तो सिंपल कन्फिग्रेशन देखिए, 2 1 2 1 का मतलब कि फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, सेकंड में 1 होगा। ठीक है, बस इसी तरह से हम लोग लिखते जा रहे हैं। इसका फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, सेकंड में 2 होगा। इसका फर्स्ट सेल में 2 एंड लास्ट में 3 होगा। इसका देखेंगे तो ये 2 होगा, 4 होगा, 2 एंड 5 होगा, इसका 2 एंड 6 होगा, इसमें 2 एंड 7 होगा। ठीक है, यानी कि सबके फर्स्ट सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, और सबके लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। दैट मीन्स कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग देखें, इसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोग बोलेंगे। ठीक है, तो सभी एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 है, 2 है, इसमें 3 4 5 6
7, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखा क्या जाता है कि जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि अगर यहाँ पे लिखे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, ये किसी भी जिसके पास भी 1, 2, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो उसका टेंडेंसी हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज करने का होता है और वो मेटल कहलाता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन लूज करके वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि ये सब जो प्रॉपर्टी है वो मेटल का प्रॉपर्टी होता है, ठीक है ना। और ये सब इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, इलेक्ट्रॉन लूज करके बॉन्ड बनाना चाहता है। दूसरा, और इलेक्ट्रॉन अगर लूज करेगा, कोई भी एलिमेंट्स अगर क्या करता है अपना इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो उस जितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसे अगर हम लोग कहें कि ये लिथियम है, तो लिथियम क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर दे तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा फर्स्ट सेल में, जो कि हीलियम के जैसा होगा, यानी कि हीलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है इनर्ट गैस के जैसा, तो वैसा कन्फिगरेशन आ जाएगा। इसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर बोरॉन 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इस पर 3 पॉजिटिव चार्ज आएगा। जबकि यहाँ पे देखेंगे जिसके पास 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होता है वो जनरली नॉन मेटल कहलाता है, और इसका टेंडेंसी होगा नॉन मेटल्स का कि ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। क्योंकि आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े हैं कि कोई भी एलिमेंट अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करता है, या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, या फिर गेन करता है, या फिर शेयरिंग करता है। तो कार्बन क्या करेगा यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो इसमें देखिए इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये कभी भी 5 इलेक्ट्रॉन को कोई भी एलिमेंट लूज नहीं करता। हमेशा याद रखिएगा 3 से ज़्यादा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कोई भी एलिमेंट ना तो गेन कर सकता है ना तो लूज करता है, क्योंकि वहाँ पे वो अलग एक कॉम्प्लिकेशंस आता है, ठीक है ना, रिपल्सन हो सकता है, बहुत सारा चार्ज के कारण ऐसा हो सकता है। तो इसमें देखिए ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और इस पर 3 माइनस आ जाएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और इस पर 2 माइनस आएगा ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए। इस पे इसके वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके और इस पे 1 माइनस चार्ज आ जाएगा। तो बच गया इसमें हम लोग का कौन सा, कार्बन। ये तो कार्बन क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है इसके वैलेंस सेल में। तो कार्बन का वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये ना तो 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, ना तो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। तो इसके पास पॉसिबिलिटी क्या है, क्योंकि कार्बन का साइज भी तो बहुत छोटा है, वो बहुत 4 इलेक्ट्रॉन अगर आप कहीं से उसको दे दिया जाए तो बाहर वाले सेल में रिपल्सन काफ़ी ज़्यादा होने लगेगा इलेक्ट्रॉन के बीच, निगेटिव चार्ज के बीच। और अगर 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो 4 इलेक्ट्रॉन निकालने में आपको पता है कि आप पढ़े होंगे आयोनाइजेशन इंथैल्पी। तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी आप पढ़े होंगे कि 4 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ता है, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और ज़्यादा एनर्जी ऐड करना होगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए और ज़्यादा एनर्जी ऐड करना होगा। यानी कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे बहुत सारा एनर्जी उसमें देना पड़ता है। तो 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन से निकालना पॉसिबल नहीं है, और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन को देना पॉसिबल है। तो फिर इसका ऑक्टेट कंप्लीट कैसे होगा। बाकी सब तो ये सब हम लोग देखिए इलेक्ट्रॉन गेन करके ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, ये सब इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, लेकिन बच गया आपका कौन सा, कार्बन। तो इस कार्बन को देखिए यहाँ पे, अब कार्बन ये बेचारा बच गया अकेला। तो इस कार्बन को हम लोग देखेंगे तो ये कार्बन क्या हो सकता है, ना तो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, ना तो 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। यानी कि टेट्रा वैलेंसी में अगर हम लोग कहें कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करके अगर 4 माइनस बनाए, या कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करके 4 प्लस बनाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना तो ये हो सकता है ना तो ये हो सकता है, ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये बात समझ में आ रहा है। इसका मतलब है कि कार्बन के पास और दूसरा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, वो जब भी करेगा तो 4 इलेक्ट्रॉन किसी न किसी से शेयर करेगा। और हमेशा याद रखिएगा क्योंकि कार्बन तो नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल किसी दूसरे नॉन मेटल के साथ अगर बॉन्ड बनाता है तो हमेशा शेयरिंग करता है, और नॉन मेटल किसी मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है तो वहाँ पे आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बन किसी भी दूसरे नॉन मेटल के साथ अगर कंबाइन करेगा तो हमेशा और हमेशा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग करके ही ये बॉन्ड बना सकता है। तो इस तरह से अभी हम लोग बात किए कि ये कार्बन ना तो लूज कर सकता है, ना तो गेन कर सकता है, ना तो लूज कर सकता है। तो फिर क्या करेगा, ये कार्बन सिर्फ और सिर्फ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, ठीक है। और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, तो आप पढ़े होंगे केमिकल बॉन्डिंग में कि इलेक्ट्रॉन का अगर शेयरिंग होता है तो वहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड ही फॉर्म होता है, ठीक है। तो अब हम लोग आपको समझ में आ गया होगा कि कार्बन ना तो आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेगा, आयनिक बॉन्ड तो फॉर्म नहीं कर सकता है, ना तो लूज कर सकता है, ना तो गेन कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ इसके पास पॉसिबिलिटी है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करने का। डैट मीन्स कि ये जब भी बॉन्ड बनाएगा तो कोवैलेंट बॉन्ड ही बना सकता है, ठीक है। अब ये कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो किसी भी एटम को जितना, कोई भी एटम
अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन लूज करता है या जितना इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है, या जितना इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करता है, डैट मीन्स कि जितना नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म करता है वही उसका वैलेंसी कहलाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कार्बन को कितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करना है, 4 इलेक्ट्रॉन का, तो इसका वैलेंसी कितना होगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि ये टेट्रा वैलेंसी शो करता है। ठीक है, तो हम लोग इसका एक कुछ लाइन लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब समझ में आ गया होगा कि टेट्रा वैलेंसी क्यों शो करता है। अब इसको हम लोग को क्या करना है, बस 1-2 लाइन इसके लिख लेते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन एटम, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन एटम by virtue of which it forms four covalent bond, covalent bonds is called tetravalency of carbon. नेक्स्ट उसके बाद कार्बन शेयर्स इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कार्बन क्या होगा। इसमें हम लोग देखें, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन एटम बाय वर्च्यू ऑफ विच इट फॉर्म्स 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स। ये जब भी फॉर्म करेगा तो 4 कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। ऑलरेडी हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, जिसको हम लोग टेट्रावैलेंसी बोलते हैं, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो इस कारण से उसको हम लोग बोलते हैं कि कार्बन टेट्रावैलेंसी शो कर रहा है। ठीक है, टेट्रावैलेंट है। और कार्बन शेयर्स, और कैसे बनाता है ये, तो कभी भी कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करने के लिए इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करना होता है। तो इस तरह से कार्बन अपना 4 इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसको शेयर करके 4 कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। जैसे बहुत सारे एग्जांपल आप देख सकते हैं कार्बन का। जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देखें तो इसमें देखिए, अगर मीथेन फॉर्म करना है तो कार्बन क्या होगा, कार्बन आप केमिकल बॉन्डिंग में ये सब पढ़े होंगे। कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर लेगा, ऐसे इस तरह से। तो आप समझ सकते हैं कि कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। इस तरह अगर हम लोग इसको देखेंगे तो देखिए, कार्बन के पास अपना पहले 4 इलेक्ट्रॉन था और ये हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर लिया, तो क्या हो गया, हाइड्रोजन को भी एक ही इलेक्ट्रॉन ज़रूरत होता है। ठीक है, तो इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ। अब ये दोनों के बीच क्या हो जाएगा, ये कार्बन हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से एक कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, तो इस तरह से ये कार्बन 4 कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म किया। तो ऐसा बहुत सारा एग्जांपल्स है, और ज़्यादा हम लोग एग्जांपल्स को आगे देखेंगे डिटेल्स में। तो ये आप समझ गए कि कार्बन टेट्रावैलेंसी शो करता है। तो अभी तक हम लोग ये देखें कि कार्बन का इतने सारे कंपाउंड्स होने का रीज़न क्या क्या था। फर्स्ट रीज़न था आपका कैटेनेशन, सेकेंड रीज़न था टेंडेंसी टू कंबाइंड विथ अदर नॉन मेटल्स, एंड थर्ड रीज़न था आइसोमेरिज्म, फोर्थ रीज़न था टेट्रावैलेंसी शो करना। ठीक है, तो ये मेन रीजंस है कार्बन का, जिसके कारण बहुत सारे एलिमेंट कंपाउंड्स कार्बन के फॉर्म होते हैं। और अब उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो कंपाउंड फॉर्म करता है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे कार्बन एक दूसरे से कंपाउंड बनाने के लिए पहले क्या क्या होता है। बॉन्डिंग का आप लोग पढ़ेंगे, तो बॉन्डिंग के प्रोसेस में हम लोग थोड़ा सा उसको समझेंगे। ठीक है, तो फिर देखते हैं इसको।